नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट बैठक, किसानों को सौगात। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात जो है वो सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये किसानों को बड़ी सौगात दी है। सौगात यह है कि गेहूं के एमएसपी जो रेट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। 160 रुपए एमएसपी रेट में बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर 35 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लगी है। सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों से गांव के गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह खास रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने दी किसानों को राहत। गेहूं का एमएसपी 160 रुपए प्रति कुंतल बढ़ा। कैबिनेट बैठक में सीएम ने लगाई मोहर। कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों पर मोहर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांव, गरीब और किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई सरकार की कैबिनेट की बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़े अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160% अधिक है। रसद विभाग का प्रस्ताव, ये इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपया प्रति क्विंटल भारत सरकार ने निर्धारित किया है। गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए की प्रति दी गई है। 20 मार्च 26, 15 जून 2026 तक इसकी खरीदारी की जाएगी। राज्य के भीतर कुल 8 क्रय एजेंसियों के द्वारा खरीद की होगी। 8 क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीद होगी। 30 मार्च, हाँ 20 मार्च तो बीत गया ना, 30 मार्च 2026, अभी रामनवमी के तुरंत बाद से 6500 क्रय केंद्र सभी 75 जनपद के भीतर मिलकर के चलेंगे। सरकार का मानना है इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य में गेहूं की खरीद 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक की जाएगी। इसके लिए सभी 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खरीद की व्यवस्था 8 एजेंसियों की मदद से की जाएगी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, प्रांतीय सहकारी संघ, प्रादेशिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ शामिल है। इसके भीतर एफसीआई, खाद्य और विभाग, मार्केटिंग शाखा जो होती है वो खरीद करती है। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड, एनसीसीएफ और एनसीसीएफ मैंने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, तो इनके माध्यम से ये सारी खरीदें होंगी। कृषि उत्पादक संगठनों और उत्पादक कंपनियों को भी इसके भीतर खरीद की उन क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीद करने की अनुमति दी जा रही है। यूपी कैबिनेट की सोमवार को हुई मीटिंग में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआई को लेकर कहा कि नया उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति को अपना रहा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नगर विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। प्रदेश के शहरों को स्मार्ट बनाने से लेकर बिजनेस पार्क और लॉजिस्टिक हब विकसित करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। अहम प्रस्तावों की बात करें तो छोटे उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रस्ताव, निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी, नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने का प्रस्ताव, गोरखपुर सोलर सिटी बनाने के प्रस्ताव के साथ ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला, एआई कॉमन्स और एक एआई यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। तीसरा प्रस्ताव हमारा नगर विकास का था। नगर विकास में आप सबके संज्ञान में है कि हमारे जो 17 बड़े नगर निगम हैं, उनमें भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना और राज्य सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत 17 के 17
बड़े हमारे जो नगर निगम या नगर निकाय जो सबसे बड़े हैं उनको स्मार्ट बनाने की दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्य चल रहे हैं। अब एक विचार आया कि जो जिला मुख्यालय के स्तर की जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उनमें भी उसी तर्ज पे उनको भी स्मार्ट बनाने का हम लोगों ने नाम दिया है नवयुग पालिका योजना। नए जमाने की आधुनिक पालिका नगर पालिका बने, आधुनिक हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिखे, इस दृष्टि से एक हम लोगों ने योजना प्रस्तावित किया था जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में मंजूर किया था। कुल मिलाकर योगी सरकार ने विकास की रफ्तार तेज करने के लिए बड़ा दांव चला है। आगे इन फैसलों का असर प्रदेश की जनता पर किस तरह पड़ता है और यूपी के विकास को कितनी रफ्तार मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम बात कर रहे हैं धामी सरकार 4 साल बेमिसाल। उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं और इन 4 सालों को सफल 4 साल पूर्ण करने पर धामी सरकार 4 साल बेमिसाल के तहत जश्न मना रही है। इस दौरान धामी सरकार देहरादून से लेकर प्रदेश के तमाम जनपदों में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। इन 4 वर्षों में किए गए कार्यों, लिए गए बड़े फैसलों और अब नई दिशा और नए विकास की बात पार्टी करती नजर आ रही है, सरकार करती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर प्रदेश भर में उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड से लेकर विभिन्न जिलों तक आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के जरिए सरकार अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है। 4 साल बेमिसाल के संदेश के साथ सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन वर्षों में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। इन 4 सालों में धामी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी गूंज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी है। समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाए गए कदमों ने उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा किया है। इसके साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर सख्ती जैसे निर्णयों ने सुशासन की मजबूत छवि बनाई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और ऑपरेशन कालनेमी जैसे कदमों ने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया है। देहरादून में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की 4 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में सरकार ने कई ऐसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सड़क, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया। श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान किया। शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम विकसित किए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल है। अलग अलग जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास कार्यों का लोकार्पण और जनता से संवाद जैसे आयोजन हो रहे हैं।
4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ आगामी योजनाओं का खाका भी पेश कर रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 सालों में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें 10 फैसले ऐसे रहे जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड को विश्व पटल पर स्थापित किया, बल्कि उत्तराखंड के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, अतिक्रमण मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार पर नकेल, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, खनन सुधार, रोजगार सृजन, मूल निवास और सशक्त भू कानून, महिला सशक्तिकरण, हाउस ऑफ हिमालय, महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और नकल माफिया पर सख्ती के जरिए युवाओं में भरोसा कायम करने का प्रयास किया गया है। सरकार का दावा है कि इन 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे आम जनमानस को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जन जन की सरकार जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार ने सीधे जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। प्रदेश के संसाधनों के बेहतर उपयोग और संतुलन विकास के लिए मूल निवास और सशक्त भू कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने पहल की है। 4 साल पूरे होने के इस अवसर को सरकार भविष्य की दिशा तय करने के रूप में देख रही है। बड़े आयोजनों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए सरकार न केवल अपनी उपलब्धियों को साझा कर रही है, बल्कि आगामी वर्षों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहरा रही है। केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन और मार्गदर्शन मिलने से धामी सरकार के कामकाज को और मजबूती मिली है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने इन 4 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, जिससे उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम बात करेंगे इंसानियत की मिसाल सिस्टम पर सवाल। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक ऐसी इंसानियत की खबर सामने आई है। इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली खबर उस वक्त देखने को मिली जब एक फौजी का अचानक सड़क पर दिल धड़कना बंद हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए हिम्मत दिखाई और तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कई मिनट तक लगातार प्रयास के बाद फौजी की सांसें वापस लौट आईं और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे एक अनमोल जिंदगी बच सकी। हालांकि इस मानवीय प्रयास के बीच एक चौंकाने वाला आरोप भी सामने आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पास के एक निजी अस्पताल ने गंभीर हालत में पहुंचे फौजी को तुरंत भर्ती करने और इलाज देने में आनाकानी की। इस कथित लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश है और चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय पर सीपीआर नहीं दिया जाता तो शायद फौजी की जान बचाना मुश्किल हो जाता। वहीं प्रशासन से इस मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की अब मांग भी की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक मानवीय संवेदना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई और एक व्यक्ति की, एक फौजी की, एक सैनिक की जान बचा ली। और आगे हम बात करेंगे महंगाई में देसी जुगाड़, लेकिन उससे पहले हम प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में बड़ा हादसा देखने को मिला है। अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज धराशायी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। बड़ा हादसा हुआ, इलाके में दहशत का माहौल है। अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज धराशायी हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज धराशायी हुआ है। राहत बचाव कार्य फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन इस घटना से दहशत का माहौल बन गया है। फाफामऊ इलाके के गद्दोपुर के पास चंदापुर का यह मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमोनिया गैस का टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज धराशायी हुआ है।
कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा धराशायी हुआ है। अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा धराशायी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है घायलों का। अमोनिया गैस टैंक फटने से यह बड़ा हादसा सामने आया है। तो राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। फाफामऊ इलाके के गद्दोपुर के पास चंदापुर का यह पूरा मामला है। तो प्रयागराज में बड़ा हादसा देखने को मिला है। अमोनिया गैस का टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा धराशायी हुआ है। प्रयागराज में हादसा हुआ है। अमोनिया गैस का टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा धराशायी हुआ। इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आई, बड़ा हादसा हुआ है। अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा जो है धराशायी हुआ है। क्या अपडेट इस दौरान सामने आ रहा है? किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है? देखो मनोज, आपको बता दूं कि यहाँ के प्रयागराज के फाफामऊ जगह है जहाँ पे ये बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे में करीब, मैं आपको बता दूं, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से करीब 17 लोगों को जो मलबा था उसमें दबे हुए थे, जिसको उसमें रेस्क्यू किया गया है। और जबकि 4 ऐसे जो है मजदूर थे उसमें जो है दब के मर गए हैं, जिसमें 3 बिहार का, एक यूपी का है। तो एक तरीके से 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 17 लोग जो उसमें दबे हुए थे उनको रेस्क्यू करके निकाला गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग उसमें दबे हुए थे। तो अभी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें दबे हुए हैं। और ये हादसा बहुत बड़ा एक हादसा जैसे कह सकते हैं कि दोपहर में 1:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। और इसमें जो हादसा हुआ है ये फाफामऊ एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे ये हादसा हुआ है, जिसमें जो अमोनिया का टैंक था वो ब्लास्ट कर गया, जिसके वजह से जो कोल्ड स्टोरेज था उसके ब्लास्ट होने से वहां पे जो है उसका पिलर था, उसके पिलर जो पूरी तरह से वो जो है जल करके नीचे गिर गया। और उसके बाद जो पूरी बिल्डिंग थी वो भरभरा करके नीचे गिर गई। तो वो बिल्डिंग जो गिरी है, मैं आपको बता दूं कि 1999 में ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और 3 क्या कहते हैं कि ये 3 बिल्डिंग वहां पे बनी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जहाँ पे ये कोल्ड स्टोरेज रखा गया था, जिसमें अमोनिया गैस भरी हुई थी, जिसकी वजह से अमोनिया गैस के रिसाव के बाद जो है ये करीब, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो कोल्ड स्टोरेज का वो फटने के बाद और वो पूरा स्ट्रक्चर उसका जो है पूरा ढह गया। उसमें जो है करीब 20 से ज्यादा लोग उसमें जो है दब गए उस मलबे के अंदर। और करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा वो अमोनिया गैस वहां पे फैल गई, जिसके बाद जो लोग ने मुंह पे कपड़ा रख के वहां जाकर किसी तरीके से उनको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें वहां पहुंच गई। पूरा लोकल प्रशासन वहां पहुंच गया। वहां पे जाकर के पहले तो प्रशासन ने जो है पूरी तरीके से वहां पे उसको क्या कहते हैं औपचारिक वहां पे जो पुष्टि नहीं की थी कि मौत की, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ वो ऐसा माना जा रहा है कि अभी 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 17 के बाद जो है अभी और भी लोग ऐसा माना जा रहा है कि उसमें जो दबे हुए हैं उस मलबे में दबे हुए हैं, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा, काफी हजारों फीट चौड़ा उसमें है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ के जो सपा के पूर्व मंत्री हैं वो अंसार अहमद, उनका ये जो है कंस्ट्रक्शन है पूरा। वहाँ पे ये अमोनिया गैस लगी हुई थी, वहाँ पे अमोनिया गैस का कोल्ड स्टोरेज था, उन्हीं का कोल्ड स्टोरेज, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने पूरा उनको गिरफ्त में ले लिया, हिरासत में ले लिया है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये दर्दनाक हादसा, बड़ा हादसा जो है यहाँ पे हुआ है। और अभी जो जैसा मैंने बताया कि 4 कैजुअल्टीज निकल के सामने आई हैं और अभी 17 लोग जो है मलबे से रेस्क्यू किए गए हैं और बाकी अभी भी उसमें दबे हुए हैं। तो एक तरीके से जो अमोनिया गैस का मधुर जिस प्रकार कह रहे हैं अभी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग और भी नीचे दबे होने की आशंका है, उनको निकालने का प्रयास किस तरीके से किया जा रहा है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमोनिया गैस है, जहरीली गैस है, ऐसे में रेस्क्यू में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? स्थानीय लोग भी वहां होंगे, उनको वहां से हटाया गया या नहीं हटाया गया? क्योंकि अमोनिया गैस का रिसाव भी निश्चित रूप से वहां हो रहा होगा। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो एनडीआरएफ की टीम वहाँ मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, उसके अलावा लोकल टीम्स वहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन और लोकल प्रशासन जो यहाँ का है वो पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद है और वो उनके देख रेख में जो है इसको पूरी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और पूरा सेफ तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। जब ये
करीब 1:30 बजे के बाद की बात है। तो उसके बाद जब ये अमोनिया गैस जो ये आपका कोल्ड स्टोरेज फटा था, तो उसके बाद उसका रिसाव डेफिनेटली हुआ था, 1 किलोमीटर तक वो रिसाव हुआ था। तो वहां पे लोगों को रोका गया, उसको रोक करके उसको कंट्रोल में लिया गया। फिलहाल अभी ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे कोई भी अमोनिया गैस का रिसाव नहीं, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। और जो जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, तो रेस्क्यू करने के लिए अभी जो टीमें मैंने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों बराबर वहां पे लगी हुई हैं और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। और करीब 17 लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि रेस्क्यू कर भी लिया गया है। लेकिन अभी भी 20 से ज्यादा लोग वहां पे जो है दबे हुए थे, क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले लोग मजदूरों की संख्या थी वो अक्सर जो है वहाँ पे 100 से ज्यादा लोग मजदूर वहाँ पे काम करते थे। लेकिन आज जो हादसा हुआ है उस समय वहाँ पे करीब 20 से ज्यादा मजदूर वहाँ पे मौजूद थे, जो वहाँ पे काम चल रहा था। और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से, मैं आपको बताऊँ, 27 साल पुरानी जो बिल्डिंग है, करीब 1999 में बिल्डिंग है। और सपा का जो नेता है और पूर्व मंत्री है अंसार अहमद, उसकी ये पूरी बिल्डिंग है, उसी में ये जो अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। और बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे इस खबर को लेकर। तो इलाके में दहशत का माहौल, अमोनिया गैस टैंक फटने से ये बड़ी घटना सामने आई। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे महंगाई में देसी जुगाड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।